हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग के बारे में। अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज आप सबसे आसान तरीके से सीखने वाले हैं कोणीय संवेग के बारे में जानेंगे, इसके डायरेक्शन के बारे में जानेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण के साथ क्या रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, जिसे हम सिंबल J या फिर L से, है ना, J या फिर L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग अगर दिखाना है तो हम J सिंबल यूज करेंगे या फिर L सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पर हमने J सिंबल यूज किया है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश है ये, यानी इसमें मैग्नीट्यूड परिमाण भी होगा और डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होगी। तो ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो गया, इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया तो ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो गया। इस एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग को डिफाइन करना है तो आपको बता दें कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, परेशान मत होइएगा, सारा नोट्स आपको मिलेगा। पहले आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, फिर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स मिल जाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग क्या होगा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग का आघूर्ण। ठीक है, जैसे आपने टॉर्क यानी बल आघूर्ण पढ़ा है, इसी वीडियो में इसी चैनल पे वीडियो आपको मिला हुआ है जिसमें आपने बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क को पढ़ा है। मैं शेयर कर दूंगी नीचे लिंक, क्योंकि सभी कुछ रोटेशनल मोशन घूर्णन गति से रिलेटेड हैं, तो आपको पहले बल आघूर्ण की जानकारी भी रखनी चाहिए। तो आपने इसी चैनल पर पढ़ा होगा टॉर्क यानी बल आघूर्ण के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण के बारे में। तो जिस तरीके से आपने टॉर्क यानी बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग को भी आप डिफाइन करेंगे। जैसे टॉर्क यानी बल आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसको आप क्या लिखते थे, आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ, एफ यानी फोर्स, है ना, और आर आप समझते हैं क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश को दिखाता है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो पिछला वीडियो है बल आघूर्ण का उसको आप रिवाइज करके रखिए। तो जैसे हम बल आघूर्ण यानी टॉर्क को, मोमेंट ऑफ फोर्स को लिखते हैं आर क्रॉस एफ, वर्ड याद रखिएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, तो आप इस तरीके से उसे लिखेंगे आर क्रॉस किसका मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, तो आर क्रॉस एफ। बिल्कुल इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम यानी कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेखीय संवेग का आघूर्ण, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस पी। पी आप समझते हैं लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग होता है। तो जैसे हम लोग बल आघूर्ण को लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, बिल्कुल इसी तरीके से कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, या कभी कभी मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी लिखा होता है, तो इससे आप लिखेंगे आर क्रॉस पी। ठीक है, आप देखते ही समझ गए होंगे कि जे भी एक वेक्टर है यानी कि सदिश राशि है जिसे आप पोजीशन वेक्टर
और लीनियर मोमेंटम, है ना, जो आपका स्थिति सदिश है, जो पॉइंट की पोजीशन बताता है वो वाला वेक्टर, और लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का भी वीडियो इसी चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको दे दूंगी। तो अब जे अगर स्थित, जे क्या है, आपका वेक्टर हो गया, सदिश राशि हो गई, तो जे में मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होगा और डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी हम उस पर आ रहे हैं। थोड़ा सा और यहाँ समझ लें कि इसे हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का आघूर्ण है। J इज इक्वल टू आर क्रॉस P आप लिखते हैं। अगर J को सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में लिखें तो आप क्या कहेंगे, आप कहते हैं J इज इक्वल टू आर यानी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, P यानी वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, J इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा को अगर लिखना हो तो इसे चूंकि मैग्नीट्यूड है तो हम कह सकते हैं P यानी कि लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और R साइन थीटा। ठीक है, अब ये R साइन थीटा क्या हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम रोटेशन की ही बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम कहाँ आएगा, रोटेशनल मोशन में आएगा। टॉर्क कहाँ लगता है, रोटेशनल मोशन में लगता है। घूर्णन गति की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं अभी नोट्स में भी आपको ये बात देने वाली हूँ कि लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग, ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरणशील गति में जो काम करता है, ये P ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम करता है वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग करता है। और लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग ट्रांसलेशनल मोशन में उसके मोशन यानी गति की माप होता है, मेजरमेंट होता है मोशन का, है ना। तो इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में इसके मोशन का मेजरमेंट यानी गति की जो माप है वो एंगुलर मोमेंटम से हम करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम मोशन को मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ द मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम है, मेजरमेंट ऑफ द मोशन, गति की माप होता है। ठीक है, और यहाँ पे J इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा हो गया मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में, और R साइन थीटा क्या है, R साइन थीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, चूंकि रोटेशन हो रहा है तो किसी एक्सिस यानी अक्ष के चारों तरफ होगा, रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ हो रहा है। और किसी पॉइंट पर अगर आप देखें कि ये आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन, जैसे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपने पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में आपका P लग रहा है इसी लाइन को आप आगे से पीछे तक पूरा बढ़ा दीजिए, तो ये जो बढ़ी हुई लाइन है इसी को आप क्या कहेंगे, P का लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखिए R पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा हो सकता था, है ना। अब आप क्या कहेंगे कि P के लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये R होगा, ये आपका R साइन थीटा आप निकाल लेंगे। तो एक्सिस ऑफ ये वाली चीज R साइन थीटा यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से P के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी। ठीक है, फिर से इसको एक बार बता दें कि जो P है लीनियर मोमेंटम, उसके लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी है R साइन थीटा। ठीक है, R साइन थीटा, और थीटा क्या है, R और P के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, थीटा है R और P के बीच का
एंगल। आर साइन थीटा क्या है? लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी के लाइन ऑफ एक्शन की यानी जो रेखीय संवेग है उसके क्रिया रेखा की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि जे क्या है? जे लीनियर मोमेंटम पी और पी की, है ना, जे क्या है? लीनियर मोमेंटम पी की किसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, गुणन है? P का मल्टीप्लिकेशन है P के लाइन ऑफ एक्शन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ठीक है, J इज द मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड perpendicular distance of the line of action of linear momentum from the axis of rotation। ठीक है, और ये वाला आपको लिख करके भी दे रखा है नोट्स में। तो ये हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के बारे में जाना। अभी हमें डायरेक्शन भी जानना होगा। तो डायरेक्शन जानने के लिए आप देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, कहा कि J इज इक्वल टू R क्रॉस P, है ना। R पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम P का ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, सदिश गुणन है इसका। तो जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, सदिश गुणन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसकी डायरेक्शन हम जैसे निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जे की डायरेक्शन निकलेगी। और जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो है वहाँ हम लोगों ने डायरेक्शन निकालना सीखा है, जहाँ आपने देखा होगा R इज इक्वल टू A क्रॉस B में A और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इस R की डायरेक्शन हम किस तरीके से स्क्रू रूल से निकालते थे उसे आप देख करके J की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं यहाँ। इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे कि R और P से दो वेक्टर हैं R और P, इनकी एक R की डायरेक्शन होगी एक P की डायरेक्शन होगी। तो ये दो डायरेक्शन मिल करके एक प्लेन बनाएंगे, है ना, एक समतल प्लेन बनाते हैं और उस समतल प्लेन से परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ पे आप एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाएंगे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। इसमें एक R वेक्टर होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक P वेक्टर होगा। इनसे मिल करके जो R और P वेक्टर है, R वेक्टर और P वेक्टर, इन दो डायरेक्शन से मिल करके ये वाला प्लेन यानी समतल बन रहा है। इस समतल से परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन है ये होगी वेक्टर J यानी कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की डायरेक्शन। और ये J की देखिए अब इस प्लेन से तो परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं, कौन कौन सी? एक ये ऊपर की तरफ हो सकती है तो दूसरी ये नीचे की तरफ हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी होगी? तो वो R और P का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ डायरेक्शन जो हम लोगों ने डिसाइड करने का स्क्रू रूल देखा तो उसमें क्या कहा था कि R से P के साथ जो एंगल बन रहा होता है थीटा, अब एक ये एंगल थीटा है, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो R और P के बीच छोटा एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल से होकर के R क्रॉस P है चूंकि, तो R से P की तरफ जाते हुए जब आप स्क्रू को अपने राइट हैंड से, ठीक है, आपने राइट हैंड से स्क्रू को R से P तक जाते हुए जब रोटेट करेंगे तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है वही डायरेक्शन होगी इस J वेक्टर की, है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन निकालने का, बिल्कुल वही। और वो वाला जब हम लगाते हैं तो ये नीचे वाला डायरेक्शन में स्क्रू नहीं बढ़ता बल्कि ऊपर वाले डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जब हम R से P की तरफ, R क्रॉस P में R से P की तरफ छोटे वाले एंगल से चलते हैं, जो R और P के बीच छोटा एंगल, एक ये बड़ा एंगल बनता है R और P के बीच, एक ये छोटा एंगल, तो जो छोटा वाला एंगल है जब उसमें R से P तक चलेंगे तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू बढ़ रहा है वो ये वाली डायरेक्शन शो हो रही है। तो इसलिए यही डायरेक्शन होगी
आर और पी से बनने वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जे की डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम जे की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ये भी अभी आपको हम नोट्स में देने वाले हैं। साथ ही अब यहाँ हम देख लेते हैं कि इसका हम यूनिट और इसका डायमेंशन यानी मात्रक और विमा हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, आपने पढ़ भी रखा होगा यूनिट एंड डायमेंशन को डिसाइड करना। यहीं से आप देख लीजिए, अगर हम कह रहे हैं J इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, आप जानते हैं साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। आर क्या है, लेंथ यानी लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, और पी आप जान रहे हैं पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। और लीनियर मोमेंटम को आप क्या लिखते हैं, mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहां से देखें तो r लेंथ है, r को मेजर करें तो आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में, है ना, ये m मीटर के लिए है। ठीक है, और p को देखें तो p में क्या है, मास, m यानी मास, मास को आप किलोग्राम में लिखेंगे। वेलोसिटी है यानी वेग, उसको आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मीटर और मीटर आप मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बन जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1, सेकेंड इनवर्स, है ना। ये इसकी यूनिट बन जाएगी SI सिस्टम में। J की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को अगर आप ग्राम में लिखेंगे तो किलोग्राम की जगह आपका ग्राम आएगा। ठीक है, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकेंड की जगह सेकेंड ही आएगा। यानी अगर आप सीजीएस में लिखेंगे तो J की यूनिट क्या बनेगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आप सीजीएस में लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिल्कुल इसी की तरीके से आप लिख सकते हैं। और डायमेंशन यानी कि विमा, तो यूनिट जब आप जान गए हैं इसकी तो आप यहाँ से डायमेंशन भी इसकी आराम से लिख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लिख करके बता दूं, थोड़ा सा स्पेस कर देती हूँ और फिर आपको यहाँ पर मैं लिख करके इसकी डायमेंशन के बारे में भी बता देती हूँ। तो डायमेंशन भी निकालना आप जानते हैं, सिंबल आपने उसका सीख रखा है। इसी चैनल पर वीडियो डायमेंशन की भी है, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो J के लिए डायमेंशन हम उसकी इसी यूनिट से देख लें, किलोग्राम यानी कि मास। मास के लिए आप सिंबल क्या यूज़ करते हैं, मास के लिए आप कैपिटल M सिंबल यूज करते हैं। ये जो मीटर स्क्वायर, मीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को, लंबाई को, तो मीटर की जगह हम कैपिटल L लिख लें, कैपिटल L की स्क्वायर है। सेकेंड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इनवर्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। तो J की ये डायमेंशन ml स्क्वायर T की पावर -1, ये बन जाएगी डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग की विमा। ठीक है, तो पहले हम इसका नोट्स देख लेते हैं, इसके बाद अभी हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण के साथ रिलेशन क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए अभी तक जो चीजें हम लोगों ने समझी हैं, अब हम वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर और आपने समझ लिया ही है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है किसी पार्टिकल का, वो पार्टिकल जो कि रोटेशनल मोशन कर रहा है किसी एक्सिस के चारों तरफ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस is defined as the moment of linear momentum of the particle about that axis. It can be defined as the product of linear momentum and the perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. यानी angular momentum is equal to linear momentum रेखीय संवेग into perpendicular distance of the line of action of linear momentum, है ना,
फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी P इंटू आर साइन थीटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, J इज इक्वल टू P इंटू आर साइन थीटा, ये वही चीज आपको यहाँ पे नोट्स में दिया गया है, अभी समझ लिया है आपने पहले ही। किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहे एक कण का कोणीय संवेग उस अक्ष के परितः रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। यह रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग के क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू रेखीय संवेग के क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी P इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, P इंटू आर साइन थीटा। अब अगर डायमेंशन निकालना है तो आप डायमेंशन निकाल के मैंने आपको अभी दिखाया था, ml स्क्वायर t टू द पावर -1। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें डायमेंशन निकालना है, विमा निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की, तो वो हम लोगों ने निकाल करके भी अभी सीखा और यहाँ नोट्स में भी आपके पास है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ml स्क्वायर t टू द पावर -1। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र ml स्क्वायर t टू द पावर -1 होगा। और जब यूनिट निकालते हैं तो SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी को सीजीएस में लिखते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोणीय संवेग का SI मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सेंटीग्राम सेकेंड जो सीजीएस सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी तरीके से जब आप सीजीएस में निकालते हैं तो आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड वाला जो सिस्टम होता है उसमें आप क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस, यहाँ पे ये सीजीएस लिखना है आपको, CGS है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में। ठीक है, उसमें आप क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आप लिखेंगे सेंटीमीटर, इस जगह पे थोड़ा सा करेक्शन आप करिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में आप लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी का अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये आप सीख चुके हैं। वेक्टर J इज इक्वल टू क्या था, R क्रॉस P। तो इस J की डायरेक्शन अभी जो आपने सीखा उसी को हम यहाँ शो कर रहे हैं डायग्राम से। ठीक है, ये देखिए 3 एक्सेस आप देख पा रहे होंगे, X, Y एंड Z एक्सेस हैं, ये हमने X एक्सेस, ये Y एक्सेस, तो ये X और Y प्लेन में R और P को हमने शो किया है। ये आपका पोजीशन वेक्टर R है, ये लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग की डायरेक्शन है, R और P से मिलकर के ये प्लेन बनता है, और इससे परपेंडिकुलर ये J की डायरेक्शन होगी, क्योंकि J इज इक्वल टू R क्रॉस P है, जिसे आप जो वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन वाला जो रूल है वो लगा करके निकाल सकते हैं कि J की कौन सी डायरेक्शन होगी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि J की क्या डायरेक्शन होगी, और फिर इससे आगे अब हमें क्या देखना है, जो रिलेशन होगा एंगुलर मोमेंटम J का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के साथ। तो फ्रेंड्स J इज इक्वल टू I ओमेगा, J एंगुलर मोमेंटम, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। ये रिलेशन होगा J का I के साथ में। ठीक है, J इज इक्वल टू I ओमेगा, जहाँ पे J क्या है, J है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। अब ये रिलेशन J इज इक्वल टू आई ओमेगा कैसे निकालते हैं, आइए वो भी सीख लेते हैं। कोई भी एक रिजिड बॉडी आप मान लीजिए, दृढ़ पिंड आप समझते होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अलग से उसका वीडियो आपको दूंगी। एक रिजिड बॉडी है जिसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके चारों तरफ ये बॉडी रोटेट कर सकती है, और ये बॉडी जो रिजिड बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके बनी होती है। एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है। ये सभी पार्टिकल्स के मास होते हैं। m1 जो पार्टिकल का जिसका मास है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी, हम मान लीजिए r1 लिखते हैं। दूसरे पार्टिकल जिसका मास m2 है उसकी डिस्टेंस r2 हो गई। इसी तरह m3 जिसका मास है उसकी डिस्टेंस r3 हो जाएगी। तो अलग अलग पार्टिकल का मास m1 m2 m3 है, और इनकी रिस्पेक्टिव यानी क्रमशः जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r1 r2 r3 इस तरीके से आता है। ठीक है, अब इन्हीं पार्टिकल्स की यानी हम एक एक करके लिखें। अगर यहाँ पे m1 जिसका मास है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो घूर्णन अक्ष है उससे डिस्टेंस आप ले लें r1, और इसी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है ना ये v1 हो जाएगा। आप रोटेशनल मोशन आप समझते हैं, किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट जब रोटेशन करता है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ये किसी एंगल से रोटेट करता है। लेकिन इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ यहाँ आप लीनियर वेलोसिटी भी निकालते हैं, जिसे आप v इज इक्वल टू r ओमेगा इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी की भी बात करेंगे। हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी आएगी। पहले पार्टिकल की हमने v1 ले लिया, इसी तरीके से हम दूसरे पार्टिकल को लिखेंगे तो मास m2, इसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r2, लीनियर वेलोसिटी v2। इसी तरह से तीसरी पार्टिकल की लिखेंगे तो m3 r3 v3, और हम इस तरह से सारे पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब प्योर रोटेशन होता है ना, प्योर रोटेशन देखिए एक होता है प्योर ट्रांसलेशन, एक होता है प्योर रोटेशन, और कुछ जगहों पर रोटेशन और ट्रांसलेशन साथ साथ भी हो सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा होता है और किसी गिवन एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता हुआ भी चलता है, दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। तो जब हम प्योर रोटेशन की बात करते हैं यानी किसी एक्सिस के चारों तरफ ऑब्जेक्ट सिर्फ रोटेट कर रहा होता है, उस केस में जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है ना, यानी कि p की डायरेक्शन, और p की डायरेक्शन वही होगी जो कि इसके लीनियर वेलोसिटी v की डायरेक्शन है। तो v और जो r होगा, ठीक है, v और r वो एक दूसरे, जो पोजीशन वेक्टर r है, r पोजीशन वेक्टर और v वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं r और p जो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर r हैं, इनके बीच भी एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ एंगल की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। हम अभी आगे इसको यूज़ करने वाले हैं। अभी यहाँ देखिए हम v को निकाल लेते हैं, तो जो v1 आएगा फ्रेंड्स, तो v1 को आप क्या लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। अब ये आप जानते हैं कि जब रोटेशनल मोशन हो रहा होता है तो रिजिड बॉडी में जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस है, r1 r2 r3, ये अलग अलग डिस्टेंस हैं, इन सब की लीनियर वेलोसिटी तो अलग अलग आती, v1 v2 v3 ये अलग अलग आती है, लेकिन सभी का एंगुलर वेलोसिटी एक ही होती है। अगर इस पॉइंट में भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस बात को डिटेल में अलग एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों जब रिजिड बॉडी में रोटेशन होता है तो लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग आती है, लेकिन सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, जिसे हम यहाँ ओमेगा लिख रहे हैं।
तो इसी तरीके से दूसरी पार्टिकल के लिए निकालेंगे लीनियर वेलोसिटी v2, तो ये आ जाएगा r2 ओमेगा। इसी तरीके से हम और पार्टिकल का भी निकाल सकते हैं, जैसे v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, v4 इज इक्वल टू r4 ओमेगा एंड सो ऑन। ये हम यहाँ पे निकालेंगे। और ये कहाँ से आ रहा है? v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो एक जनरल रिलेशन होता है रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में भी आपने पढ़ा है, ये वहाँ से आता है। अब इसी तरीके से हर पार्टिकल के लिए हम लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग निकालेंगे। हम ये सब चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के बारे में पढ़ा है। कोणीय संवेग अभी हम लोगों ने क्या देखा? J इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा देखा है। यहाँ देखिए हमें आर और पी की ज़रूरत पड़ने वाली है, और पी को निकालने के लिए हमें वी की ज़रूरत पड़नी है। तो हमने वी पहले लिख लिया है हर पार्टिकल के लिए। जो रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं एक एक्सिस के चारों तरफ, उन सभी पार्टिकल के लिए हमने वी इसलिए निकाला जिससे हम पी को निकाल सकें। ठीक है, और हमें जे को निकालने में ज़रूरत पड़ने वाली है पी की। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या किया आप देख लीजिए जरा एक बार कि ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये बनी हुई है। उनके मास, उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर, उनकी लीनियर वेलोसिटी, वो सब हम लोगों ने लिखा। वो इस तरीके से हर पार्टिकल का, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोगों ने लिखा m1 r1 v1, सेकेंड पार्टिकल के लिए m2 r2 v2, और थर्ड पार्टिकल के लिए m3 r3 v3 एंड सो ऑन लिखा। ये भी हम लोगों ने देख लिया कि r1 और v1 एक दूसरे से परपेंडिकुलर, r2 और v2 एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे प्योर रोटेशन में, और हम यहाँ रोटेशन की ही बात कर रहे हैं। और ये r1 और इसीलिए r1 और p1 भी परपेंडिकुलर होंगे, r2 और p2 परपेंडिकुलर होंगे, r3 और p3 परपेंडिकुलर होंगे। फिर हम लोगों ने v1, v2, v3 को v इज इक्वल टू r ओमेगा फॉर्मूला लगा करके निकाल लिया। और फिर अब हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि हमें j की वैल्यू निकालनी है, j का i के साथ रिलेशन निकालना है ना, तो हमें j का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो होगा J इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। यानी हमें यहाँ P की ज़रूरत पड़ने वाली है। चूँकि बहुत सारे पार्टिकल हैं तो हम हर पार्टिकल के लिए P1, P2, P3 निकालने वाले हैं। जब आप P1 निकालेंगे तो फ्रेंड्स P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। P इज इक्वल टू mv होता है। तो जब P1 यानी फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालेंगे तो m1 v1 आएगा, और v1 की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। तो ये r1 ओमेगा आप लिखेंगे तो P1 आ जाएगा m1 r1 ओमेगा। इसी तरीके से आप P2 निकालेंगे तो m2 r2 ओमेगा। क्योंकि ओमेगा हर पार्टिकल का सेम है इसलिए उसमें 1 2 3 नहीं लिखना। इसी तरह P3 इज इक्वल टू m3 r3 ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब P1 P2 P3 हो गया है, तो ये फॉर्मूले पे हम आ जाते हैं और हर पार्टिकल के लिए J1 J2 J3 निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सबके लिए हम एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग J1 J2 J3 निकालेंगे। अभी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात कर ली कि R और P प्योर रोटेशन में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और अगर 90 रखेंगे तो J इज इक्वल टू आर पी साइन 90 डिग्री लिख करके ये बन जाएगा। साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये आर पी हो जाएगा। यानी जब हम J1 निकालेंगे तो R1 P1 आएगा। J1 इज इक्वल टू R1 P1, और P1 की जो वैल्यू अभी आपने निकाली है M1 R1 ओमेगा, उसको हम रखेंगे P1 की जगह M1 R1 ओमेगा। ये R1 एज सच हमने लिखा। ठीक है, तो अब ये R1 इंटू R1 स्क्वायर बनेगा, यानी ये क्या बनेगा? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। और आप पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वीडियो है इसी चैनल पर, रिवीजन आप कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। m1 r1 स्क्वायर क्या होगा? I1, यानी फर्स्ट पार्टिकल का जो आपको मिलता है
जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां तक हमें पहुंचना था। ठीक है, तो ये हमने J1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्टिकल का भी एंगुलर मोमेंटम अगर निकालेंगे, यहां तक आपने नोट भी कर लिया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने निकाला है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, हम सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर निकालें तो क्या आएगा, J2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, J3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। सभी पार्टिकल का निकाल सकते हैं। ठीक, फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि J की डायरेक्शन किधर हो रही थी, वही डायरेक्शन J1 J2 J3 की सबकी निकाल सकते हैं। और टोटल J जब हमें निकालना होगा तो J क्या आएगा, यहाँ पे प्योर रोटेशन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस J4, सभी परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, जो R और P से मिलकर के प्लेन बन रहा है उससे परपेंडिकुलर होगा। प्योर रोटेशन में ये सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सबको हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो हमें टोटल जो रिजिड बॉडी है उसका हमें J मिल जाना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, और वो J1 की वैल्यू क्या आएगी, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक है, जहाँ तक पार्टिकल जा रहे होंगे। अब ओमेगा सबके लिए सेम है, आप ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट से बाहर ओमेगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं समेशन MI RI स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो पूरी रिजिड बॉडी का देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, जिसे हम I से लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया आपका J इज इक्वल टू I ओमेगा। तो जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण के साथ, वो हम किस तरीके से डिराइव करते हैं वो भी आज आपने यहाँ पर सीखा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, लेकिन कोणीय संवेग के बारे में यानी एंगुलर मोमेंटम के बारे में अभी और चीजें शेष हैं। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।